स्वागत है आपका एक बार फिर। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। दोस्तों, ब्रेक से पहले हमने बात की थी अरविंद केजरीवाल की कि अरविंद केजरीवाल जेल जाएंगे तो क्या असर होगा देश की चुनावी राजनीति पर। अब से ठीक 1.5 घंटे के बाद इलेक्शन कमीशन अनाउंस कर देगा कि कब देश में कितने चरणों के अंदर चुनाव होने जा रहा है। अरविंद केजरीवाल की बात करते हैं हम जरा दक्षिण की। मामला जुड़ा हुआ है, लेकिन बीआरएस की नेता केसीआर जो पूर्व मुख्यमंत्री तेलंगाना के हैं, उनकी बेटी के कविता को कल शाम को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करके उनको दिल्ली लाया गया है। के कविता की गिरफ्तारी बहुत कुछ कहती है। उनको दिल्ली की अदालत में पेश किया गया है, जहां उनकी रिमांड पर इस वक्त भी सुनवाई जारी है। कोर्ट में के कविता ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताया, इल्लीगल बताया। वहीं ईडी ने अदालत में कहा है कि उसके पास कविता के खिलाफ बहुत पुख्ता सबूत है। कविता को कल हैदराबाद में उनके घर से गिरफ्तार किया गया था और गिरफ्तारी के बाद हैदराबाद में बीआरएस के कार्यकर्ताओं ने खूब हंगामा किया। घर में कविता के भाई केटीआर, जो पूरी सरकार चला रहे थे जब तक चुनाव नहीं हुए थे तेलंगाना के, उनके बीच और ईडी के अधिकारियों के बीच जमकर विरोध भी हुआ था। आप जरा देख लीजिए। वैसे बीआरएस तो राज्य से बाहर जाकर दूसरे कट्टर भ्रष्टाचारी दलों से भी पार्टनरशिप करके बैठी हुई है। उसका ये सच भी हर रोज सामने आ रहा है। कोई भ्रष्टाचारी बचेगा नहीं। मैं आज तेलंगाना के लोगों को ये वायदा कर रहा हूं, कोई भ्रष्टाचारी बचेगा नहीं। ये तो प्रधानमंत्री आज तेलंगाना में थे, नागरकुर्नूल में, और एक बार फिर उन्होंने भ्रष्टाचारियों की बात की। कल कविता गिरफ्तार हुई है, दिल्ली में केजरीवाल को जमानत मिली है, और आप फिर एक बार नरेंद्र मोदी कह रहे हैं भ्रष्टाचार पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। जो भ्रष्टाचारी है वो जेल में जाएगा, चाहे कितना भी बड़ा व्यक्ति हो। और के कविता की गिरफ्तारी को आप कोई छोटा मामला या सामान्य मामला बिल्कुल मत समझिए। केसीआर तेलंगाना में क्या है बताने की जरूरत नहीं, और उनकी बेटी को गिरफ्तार करना बहुत बड़ा और सख्त कदम है ये। और मैं आपको दिखाता हूं, जब ये गिरफ्तारी हो रही थी तो उनके भाई केटीआर, उनकी कैसे नोकझोंक चल रही थी ईडी के अधिकारियों के साथ। Madam Balupriya Meena says search is over and arrest warrant is produced, and now she says, hold on, and now she says we can't come in. Family cannot come in, and she also says that she has no transit warrant, she cannot produce before a magistrate, but she wants to make a case. Listen, you have given an undertaking in Supreme Court, and now you're violating it. You're in serious trouble. बहरहाल केटीआर का उलझना कोई काम आया नहीं, और के कविता को अब दिल्ली में उनके रिमांड के लिए पेशी अदालत के सामने हो रही है। फिर चलते हैं मेहमानों के पास, और हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर हमारे साथ हैं। अब जरा हमने दिल्ली की बात, जरा दक्षिण की बात करना चाहते हैं। देवेंद्र, के कविता की गिरफ्तारी कितना बड़ा मोमेंट है, ये कितना बड़ा मौका है, खास तौर पर दक्षिण भारत की राजनीति में, ये देखते हुए कि प्रधानमंत्री और बीजेपी का पूरा जोर इस वक्त दक्षिण भारत के राज्यों में है। तेलंगाना के लिहाज से निश्चित तौर पर सौरभ बहुत बड़ा इस रूप में है कि आप समझें कि केसीआर की बेटी को गिरफ्तार किया जाता है, और इनकी गिरफ्तारी के भी फैक्ट्स को देखें तो सीधे सीधे समझ में आएगा कि जिस तरह की बात उनके द्वारा कही जा रही है उसका कोई मतलब नहीं है। के कविता का नाम कब आया सामने, जब एक कंपनी के अकाउंटेंट, जो कि के कविता का सारा काम देखते हैं, यानी कि वो के कविता के अकाउंटेंट हैं बुची बाबू, उनको गिरफ्तार किया गया, और इस लीकर मामले में ही उनकी गिरफ्तारी हुई। और गिरफ्तारी के बाद उनके जब सारे व्हाट्सएप चैट खंगाले गए, उस चैट में बहुत सारी चीज़ें मिली जो कि के कविता के खिलाफ थी, और उसके बाद उन्होंने बताया बाकायदा कि के कविता किस प्रकार से दिल्ली की लीकर पॉलिसी को लेके साउथ इंडिया की जो लीकर वाली कंपनी है उसके कार्टेल के फेस के तौर पर बात कर रही थी। उनकी के कविता की कंपनी, जिसमें कहा जाता है कि उनका बेनामी निवेश है, उसके अलावा 3-4 और कंपनीज हैं, उनका पूरा एक कार्टेल था, और उस कार्टेल के अरविंद केजरीवाल के जो करीबी व्यक्ति हैं उनके साथ बातचीत हो रही थी। हैदराबाद में भी बातचीत हुई, दिल्ली में भी बातचीत हुई। तो अगर इस तरह के सबूत ईडी के पास हों तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसमें कैसी कार्रवाई की अपेक्षा की जा सकती है। वैसी कार्रवाई हुई है। रह गई बात राजनीतिक फायदे या नुकसान के लिहाज से, अगर आप देखें तो इसमें बीआरएस और बीजेपी दोनों को फायदा इस रूप में होगा कि अपने अपने पक्ष में बीजेपी, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिसाब से आपने सीधे सुना कि भ्रष्टाचारियों के ऊपर कार्रवाई जारी रहेगी, उस नैरेटिव को और ज़्यादा बल मिलेगा। बीजेपी के कई सारे सांसद इस बात को लेकर खफा थे विधानसभा चुनाव के समय में, और उसमें से कम 2 सांसद को तो सौरभ बार बार ये बात कहते हुए सुना गया कि पार्टी की बैठकों में वो कहते थे
कि के कविता के खिलाफ जब इतना मामला है तो गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है। इसकी गिरफ्तारी नहीं होने से ग्राउंड पे हमारे खिलाफ मैसेज जा रहा है कि बीआरएस के साथ हमारी अंडरस्टैंडिंग है, और यही नुकसान बीआरएस को भी हो रहा था। अब आप समझ सकते हैं कि उस तरह के नैरेटिव से ये दोनों दल आसानी से छुटकारा पा लेंगे और इसमें दोनों का फायदा होगा। कांग्रेस पार्टी के लिए नुकसानदायक स्थिति ये रहेगी कि गैर बीजेपी वोट को जो कंसोलिडेट विधानसभा में उसने किया, लोकसभा चुनाव में वैसी स्थिति नहीं रहेगी। जो बात आपने की, यहाँ हमारे एक मेहमान और कह रहे थे कि इससे दोनों का फायदा है, गिरफ्तारी जो की कविता की होती है। भावेश, आपकी रीडिंग क्या है? देखिए, तेलंगाना में देखिए जब बीजेपी का जो पिछले कुछ सालों में प्रदर्शन आप देखेंगे तो बीजेपी कांग्रेस और बीआरएस के वोट बैंक पे ही आगे बढ़ी। एग्जाम्पल के लिए आप ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव आप याद कीजिए, जो बीजेपी को जो वोट वहाँ पे 25% लगा, बीजेपी का जो वोट शेयर बढ़ा था उसमें एक बड़ा हिस्सा बीआरएस के थ्रू से आया था। बीआरएस बहुत डाउन हुई थी वहाँ पे और लगभग एमआईएम और उसके आसपास दोनों लगभग टक्कर हो गई थी। तो बीजेपी को जो दिख रहा है इस चुनाव का जो असर जो दिख रहा है, जो इस चुनाव में जो असर दिख रहा है इस पूरे वाकया का, आप देखेंगे जब ये मामला शुरू हुआ था तब से देखिए बीआरएस लगभग डिक्लाइन पे है। अभी असेंबली इलेक्शन में भी जो बंदी संजय कुमार इस इशू को पूरे गांव-गांव तक लेके चले गए थे, जिसका असर ये हुआ था कि जो 6 महीने 7 महीने पहले तक कहा जा रहा था बीआरएस फिर से चुनाव जीत सकती है, वो बीआरएस लगभग बहुत खराब स्थिति में पहुंच गई असेंबली चुनाव आते आते। उसके बाद भी अभी भी देखिए कुछ रिवाइवल दिख नहीं रहा। तो जो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि करप्शन का कुछ इशू होता है तो क्या सिंपैथी वोट मिलता है, देखिए हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं हाल फिलहाल के या पिछले 10-15 साल में। आप देखिए, स्टार्ट के लिए आप हरियाणा से स्टार्ट कीजिए। हरियाणा में ओम प्रकाश चौटाला जब जेल गए थे तो कहा जा रहा था कि उनको सिंपैथी वोट मिलेगा, लेकिन तब से आईएनएलडी उबर नहीं पाई है। उसके बाद आप और एग्जाम्पल देख लीजिए, अभी हाल फिलहाल के देखिए जैसे बीआरएस हो गया, उसके अलग अलग एग्जाम्पल आप देख लीजिए। कहीं भी 2G वाला मामला देख लीजिए, डीएमके का जब ये इशू हुआ था, करप्शन के चार्ज पर गिरफ्तारी का आपको कोई सिंपैथी वोट नहीं मिलता? कोई नहीं मिलता। इस देश की जनता, मुझे तो हाल फिलहाल का कोई ऐसा चुनाव नहीं दिख रहा है जिसमें करप्शन के चार्ज पे लोग नेताओं को आप ये कह रहे हैं कि इससे बीआरएस को कोई फायदा नहीं, लेकिन बीजेपी को फायदा होगा? बीजेपी को इस रूप में फायदा होना चाहिए। देखिए बीजेपी को अभी, क्योंकि कांग्रेस वहां पे एक एज में है, तो बीजेपी को कहीं ना कहीं से वोट चाहिए जो कांग्रेस के साथ वो टक्कर ले सके। तो उसको बीआरएस का वोट बैंक तोड़ना है। समीर जी कुछ बोल रहे हैं इस पर? समीर जी देखिए, मुझे लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी इसे सिर्फ तेलंगाना तक रखना नहीं चाहती। प्रधानमंत्री मोदी लगातार जिस तरह से भ्रष्टाचार पर हमले कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि पूरा विपक्षी गठबंधन भ्रष्टाचारियों से लिप्त है, और लगातार वो ये कह रहे हैं कि मैं किसी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ूंगा। वो ये संदेश देना चाहते हैं, तो चाहे वो के कविता हो, चाहे हेमंत सोरेन हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है वो कार्रवाई, उन पर कार्रवाई होगी। और विपक्ष जितना इस पर हल्ला मचाएगा उतनी आक्रामकता से प्रधानमंत्री मोदी बोलेंगे कि विपक्ष चिल्लाते रहे, मैं किसी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ूंगा। भाई, तेलंगाना में इससे बीजेपी की सीट बढ़ रही है, आपको लगता है? सिंपल, बिल्कुल। देखिए मैं कह रहा हूं सीट के मामले चलिए थोड़ा अलग होता है, लेकिन आप देखिए बीजेपी वोट बढ़ेगा, वोट बिल्कुल बढ़ेगा। और जहां जहां बीजेपी कांग्रेस के टक्कर में है वहां पे उनको एक एज दिखेगा। जैसे आपको याद हो, ठीक है। अब ये तो तेलंगाना के आपने समीकरण की कविता के मामले से जोड़ करके हमने बात की। अब मैं आपको दिखाता हूं कैसे तेलंगाना के मुख्यमंत्री, कांग्रेस के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के मंच पर दिखाई दिए असदुद्दीन ओवैसी। ये बहुत सामान्य बात नहीं है, लेकिन ये कोई राजनीतिक मंच नहीं था। चलिए ठीक है, इसलिए शायद नजर भी आए। रमजान के आप जानते हैं कि अलग अलग कार्यक्रम चलते रहते हैं, तो उस एक कार्यक्रम में शिरकत कर रहे थे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी। लेकिन बातें वहां राजनीतिक हुई और रेवंत रेड्डी भी बोले सीएए पर। ये सुप्रीम कोर्ट जिस मामले को लेकर के गए ओवैसी, उनको तो इस पर बोलना ही था। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में तुरंत प्रभाव से इस सीएए कानून पर रोक लगाने की बात कही है। अब आप सुनिए जरा वहां पर रेवंत रेड्डी ने क्या कहा, असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा, और फिर हम इसके पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस पर बात करेंगे। अमित शाह जी ने यह कह रहा है कि मुसलमानों को जो कांग्रेस पार्टी 4% रिजर्वेशन दिया था, भारतीय जनता पार्टी निकालने वाले हैं। मैं साफ अमित शाह जी से कहना चाहता हूं, ये कांग्रेस की सरकार है, तेलंगाना में कांग्रेस के अड्डा है। 4% रिजर्वेशन निकालने का हिम्मत ना नरेंद्र मोदी जी से या नहीं है तो अमित शाह जी से नहीं हो जाएंगे। हम खड़े रहकर सुप्रीम कोर्ट में अच्छा वकीलों को लगा के हम लड़के 4% रिजर्वेशन दिया हुआ है कांग्रेस पार्टी ने, उसको बचाने का भी जिम्मेदारी हमारे है। मगर हमारा एतराज यह है कि मजहब की बुनियाद पर नहीं कानून बनाया जा सकता। लोग बार बार मुझसे कहते हैं तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हारी शरीयत तो नहीं लेंगे असदुद्दीन। मैं उनसे कहता हूं कि CAA का ताल्लुक सिटीजनशिप कानून से है।
एनपीआर का ताल्लुक सिटीजनशिप कानून से है, एनआरसी का ताल्लुक सिटीजनशिप कानून से है। और कब से हम लोग मजहब की बुनियाद पर सिटीजनशिप देंगे? ओवैसी ये मामला सुप्रीम कोर्ट ले गए हैं, देखिए क्या होता है इस मामले में। क्या उनको कोई रिलीफ, क्या उनको क्या देश भर में जो भी इस ये कानून के खिलाफ है उनकी कोई जीत सुप्रीम कोर्ट की तरफ से होती है या नहीं होती है। लेकिन जरा फिर से मैं दिखाना चाहूंगा आपको रेवंत रेड्डी की तस्वीर। रेवंत रेड्डी जो बात कह रहे थे और जिस अंदाज में कह रहे थे और जिस लिबास में कह रहे थे, सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। इफ्तारी का मौका हो शायद, तो टोपी भी लगी हुई थी और उन्होंने कहा मुस्लिम रिजर्वेशन तो नहीं हटने दूंगा मैं। गृह मंत्री जी कुछ भी कर लें। देखिए, ये छेद वाली टोपी जो है ना, बहुत कमाल दिखा चुकी है। और इस छेद वाली टोपी के वोट बैंक के लिए ही जो है कांग्रेस जो है इस दुर्दशा को प्राप्त कर गई है। कांग्रेस पार्टी फिर चाह रही है कि इससे जो वोट बैंक मुसलमानों का उससे रीजनल पार्टी ने छीन लिया था, उससे हम कैसे दोबारा प्राप्त कर सकें। उनको पता है कि तेलंगाना हो या आंध्र प्रदेश हो या अन्य जगह, जब तक वो मुस्लिम राजनीति नहीं करते हैं खुल करके, खास करके इन क्षेत्रों में, तो वो सत्ता में नहीं बने रह सकते हैं। और यही कारण है कि उन्होंने 4% रिजर्वेशन की बात की। आपने देखा होगा कि कर्नाटक के अंदर भी चूंकि मुस्लिम जो डेमोग्राफी है वो एक सब्सटेंशियल डेमोग्राफी है जी। ये बात कांग्रेस पार्टी आकर के जयपुर में नहीं बोलती है, ये बात कांग्रेस पार्टी आकर के मध्य प्रदेश में नहीं बोलती है। और इसलिए नहीं बोलती है कि उनको पता है कि यहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन जो है वो सब्सटेंशियल नहीं है। उससे ज़्यादा उनके यदि हिंदुओं में रिएक्शन हुआ तो उनकी पार्टी जो है वो रसातल में चली जाए, ऐसे जा भी चुकी है। लेकिन यही कारण है कि वो यहाँ तेलंगाना के अंतर्गत वो इस बात के गया। और केसीआर ने भी तो यही पॉलिटिक्स किया था, केसीआर ने भी यही किया था। फिर अब तो हमको ये बताइए, जो टोपी लगा करके रेवंत रेड्डी जी ने कहा मुस्लिम आरक्षण खत्म नहीं होने देंगे, जाहिर है उनकी नजर तो मुसलमान वोट पर है और तेलंगाना में मुसलमान वोट जो है बहुत अच्छा खासा प्रभाव भी रखता है। ये वोट क्या अब नहीं बट रहा? सौरभ जी, बस सिर्फ इतना कि क्षेत्रीय छत्रप जो है कांग्रेस पार्टी के, वो अपने किले बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय राजनीतिक हितों की बलि चढ़ा रहे हैं। त्रिवेदी जी, क्या अब इससे मैं तेलंगाना की बात, मुसलमान वोटर की बात कर रहा हूं। अब उन्होंने चुन लिया है अपना पक्ष, वो खुलकर कांग्रेस है, क्योंकि बीआरएस भी वहां पर है, तो क्या वहां वोट डिवाइड होगा? बहुत बड़ा डिवाइड होगा। और मुझे लगता है अब जो है खासतौर से जो अभी स्थिति है, पॉलिटिकल स्थिति तेलंगाना की, उसमें वो कांग्रेस के साथ खड़ा दिखाई देगा। कांग्रेस के साथ, हाँ, क्योंकि बीआरएस अभी कमजोर हो रही है और बीआरएस की ताकत ऐसी नहीं है कि वो मुस्लिम हितों का या उनके जो इंटरेस्ट हैं उसको ध्यान रख सके। रेवंत रेड्डी वहाँ पर चीफ मिनिस्टर बन गए, कांग्रेस एक ताकतवर पार्टी के तौर पर आई है, तो कम से कम लोकसभा चुनाव में मुझे लगता है, और इसीलिए शायद रेवंत रेड्डी साहब ने असदुद्दीन ओवैसी के साथ ये मंच चुना है। भले ही वो धार्मिक काम है, इफ्तार की पार्टी की बात है, और उसी को माध्यम बना के पॉलिटिकल लीडर्स हमेशा मैसेजिंग के लिए चीज़ों को काम में लेते हैं, तो उस मैसेजिंग के लिए उन्होंने ये काम में लिया है। और लेकिन कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर ओवैसी साहब के मंच पर गया, कुछ बात आपको अजीब ठीक लगी? राजनीति में सभी ठीक है, जो जब जरूरत हो तब जो हो सके वो कर लेना चाहिए कि क्या किया जा सकता है। और उन्होंने बड़ी तारीफ भी की है ओवैसी साहब की, केवल मंच पर। देवेंद्र कुछ कहना चाह रहे हैं इस पर, बोलिए देवेंद्र। और सौरभ, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इस धार्मिक आयोजन पे हुआ है, इससे पहले भी अगर आप देखें तो 8 मार्च को जब मेट्रो वाले कार्यक्रम में दोनों एक मंच पर थे, तो वहां पर रेवंत रेड्डी ने ये कहा कि असदुद्दीन ओवैसी न सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं बल्कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आवाज़ उठाते हैं। आप अंदाजा लगाइए कि जो कांग्रेस पार्टी असदुद्दीन ओवैसी को राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी की बी टीम बताती हो, तेलंगाना में बीआरएस की बी टीम बताती हो, और वहां पर रेवंत रेड्डी अगर मंच से ये मैसेज दे रहे हैं, और ये दूसरा अवसर हुआ, इसके पहले 8 मार्च के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, वो कोई धार्मिक आयोजन नहीं था, वो सरकारी कार्यक्रम था, लेकिन वहां पर इस प्रकार का सर्टिफिकेट देना वो बता रहा है कि हाँ, मुस्लिम वोट को लेकर कांग्रेस पार्टी का नजरिया क्या है। नहीं, और मजबूरी शायद ओवैसी साहब की भी बता रहा है। जब तक चीफ मिनिस्टर केसीआर थे तो ठीक है, केसीआर लीडर थे, अब लीडर ओवैसी को खड़ा तो कांग्रेस पार्टी ने ही किया है, खाद पानी तो कांग्रेस पार्टी ने देकर ठीक है, लेकिन अब नाश्ता पानी लेकर कोसते हैं ना कांग्रेस को हर जगह। देखिए